गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सीटेट एस्पिरेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स हब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूँ सीटेट मैथ्स की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है सुपर 30 सीरीज। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे डेली, और जिससे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता चलूँगा। इन सेशंस के थ्रू आप अपने जो भी 10 से 12 दिन बचे हैं पर पेपर में, उससे पहले ये जो सेशंस होने वाले हैं उनके थ्रू आप 30 में से 30 नंबर गेन कर सकते हैं अपने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना किसी देर के। सबसे पहले हम देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यूँ है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदा सत्य नहीं होता है? सत्य नहीं होता है, ये जरूर याद ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है। कभी कभी पूछता है सत्य है, कभी कभी सत्य नहीं होता है। अधिकतर तो मोस्टली सीटेट सत्य नहीं होता ही पूछता है, जिसमें बच्चा चकरा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन ये दिया है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन के कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, अगर हम एक पूर्ण संख्या लें, एक संख्या रेखा ले लें जो कि 0 से शुरू होती है, इस पे अगर हम संख्या रेखा पर एक संख्याओं को प्रदर्शित करें तो क्या इनके गुणन से हम यह बता पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे कि जो दो संख्याएं हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, उनका गुणा करने पर हमेशा तीसरी संख्या बड़ी नहीं होती। ऐसा समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वे में प्राथमिक स्तर के कक्षा 4 के विद्यार्थी को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। इसके आगे के ऑप्शन को देखें तो आगे का ऑप्शन है इन्हीं संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। अगर हम बार बार किसी संख्या का गुणा, जैसे मान लीजिए 2 का गुणा 2 से करें, तो ये 2 का और जोड़ भी करते जाएं, बार बार 2 से जोड़ते जाएं, तो ये ऐसा होगा कि हमेशा बड़ा ही होता चला जाएगा। इससे यह भी नहीं इससे भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे कि जो दो संख्याएं हैं उनका जो जोड़ है वो हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा, गुणा जो बड़ा होगा या छोटा होगा, इससे भी नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसके तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है दो दशमलव संख्याओं को 1.5 एंड 1.5 का हम अगर गुणा कर दें तो हमेशा तीसरी संख्या क्या आएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। इससे भी हम बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन है ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। अगर हम ग्रीड पेपर की बात करें तो ग्रीड पेपर में हम देखेंगे कि ग्रीड पेपर में अगर हम दशमलव संख्याओं को लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये देखिए आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, बड़े कॉलम्स और उससे छोटे कॉलम्स। ये देखिए, अगर इसके द्वारा हम बच्चे को समझाएं तो बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आज के अपने सेशन में। अगला क्वेश्चन यह है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। जो प्रामाणिक मापे जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इनका प्रयोग के बाद अगर आप प्रामाणिक मापों के बारे में बताएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। दूसरा ऑप्शन देखें, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। पहले बच्चों को अप्रामाणिक मापों के बारे में बताना चाहिए कि अप्रामाणिक मापें कितनी है। जैसे उसको बताना चाहिए कि आपका घर से स्कूल कितनी दूर है, तो आपको कुछ जवाब देगा, उसके थ्रू उसे समझाना। फिर उसके बाद उसको प्रामाणिक माप के बारे में बताना कि नहीं बेटा, आपका जो घर से स्कूल है वो 100 मीटर दूर है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर इसके तीसरे अगर ऑप्शन को देखें तो तीसरा ऑप्शन है केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करके। तो इससे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। चौथा है अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर अप्रामाणिक मापों के बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चा कन्फ्यूजन में रहेगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, मूल्यांकन की योजनाएं हैं जिनसे गणित के संबंध को दूसरे विषयों से जोड़ा जा सकता है? जैसे पहला है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक।
क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा तो किया जा सकता है, ऐसा जोड़ा जा सकता है। मौखिक परीक्षा के ड्रिल कार्यपत्र मतलब ड्रिल के द्वारा कैसे हम लिंक कर देंगे गणित को और दूसरे विषय को, ऐसा हो नहीं सकता, तो यह ऑप्शन गलत है। तीसरा, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, चेकलिस्ट के थ्रू भी हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। तीसरी अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की तो तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, फिर चेकलिस्ट आ गया तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथे की बात करें तो क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा हम बच्चों को दिखाकर, सर्वेक्षण में बच्चों को दिखाकर, परियोजना बनाकर बच्चों को हम गणित के संबंध में दूसरे विषयों के साथ विकसित कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे तो इसमें लिखा है पहले ऑप्शन में टेलर का गिनतारा, अगला ऑप्शन है भिन्न का किट, संख्या चार्ट, इसके अगले ऑप्शन में एक समुच्चय लिखा हुआ है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, तीसरे ऑप्शन में लिखा है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, चौथे ऑप्शन में लिखा कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। तो इनमें से टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, इनके द्वारा दृष्टिबाधित बच्चा है अगर तो संख्या चार्ट को देख नहीं पाएगा, इससे ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर संख्या चार्ट दिख गया तो दृष्टिबाधित बच्चा संख्या चार्ट को कैसे देखेगा, वो महसूस कर सकता है चीज़ों को, उसमें महसूस करने की क्षमता होती है, तो जहाँ पे महसूस करने की चीज़ें होंगी वो ऑप्शन सही होगा। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें टेलर का गिनतारा आपको मैं दिखाऊं तो गिनतारा ये देखिए, ये है गिनतारा, आप यहाँ से गिनतारा को देख पा रहे होंगे क्योंकि गिनतारा ये जो लाल लाल मोतियों की माला है इसे छू कर बच्चा जो है आसानी से महसूस कर सकता है, तो दृष्टिबाधित बच्चों को इसको आसानी से समझा सकते हैं। यह है जियो बोर्ड के थ्रू इसमें देखिए डॉटेड पॉइंट होते हैं, इनसे क्या होता है कि धागों के द्वारा कुछ भी आकृति या कुछ संख्या को बना सकते हैं और जिससे बच्चों को छू कर महसूस कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वह बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुद्र में प्रवीण होंगे। सॉरी, समुद्र यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा समुच्चय। समुद्र की जगह आप लिख लीजिए, बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है समुच्चय। कौन सा समुच्चय सही है यह बताना है। तो इसमें अगर समुच्चय की बात करें तो समुच्चय वर्गीकरण बच्चों को 8 से 9 वर्ष का बालक होगा तो उसको वर्गीकरण आएगा, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है कक्षा 8-9 वर्ष का होता है तो उसे पता होता है कि कौन किस वर्ग का है, मतलब 1 वाले वर्ग की चीज़ों को जो 1 की रो में टेबल काउंटिंग्स आती हैं उनको वो 11 की टेबल काउंटिंग्स में नहीं लिखेगा, तो उसको वर्गीकरण आता है। प्रत्यवर्त्यता मतलब उसमें जो रिवर्सिबिलिटी है वो विकसित हो जाएगी। अनुपातिक विवेचना, 8-9 साल का बच्चा अनुपातिक विवेचना नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चे को अनुपात के बारे में, किसी संख्या के भाग के बारे में नहीं पता होता, इतना ज़्यादा नहीं जानता वो किसी चीज़ को आधा बता दे कि ये हाफ है, ये 3/4 है, ऐसा वो बता सकने में सक्षम नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है जब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। अगर दूसरा देखें तो पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचना, 8 से 9 वर्ष का बच्चा होगा तो वो पंक्तिबद्धता उसमें होगी। प्रतिवर्तता मतलब रिवर्सिबिलिटी आपने देखा होगा जीन पियाजे का जो थ्योरी है उसमें तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट अवस्था कहते हैं, कंक्रीट एज। तो कंक्रीट एज में आपको प्रत्यवर्तता उसमें पलटावी गुण देखने को मिलते हैं कि वह संख्याओं को, चीज़ों को रिवर्सिबिलिटी से भी सीख सकता है, जान जाता है वो कि यार उसका उल्टा करके लिखा गया है तो वो सही कर लेता है। अनुपातिक विवेचना, फिर अनुपातिक विवेचना आ गया तो यह गलत हो जाएगा। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचना। अनुपातिक विवेचना जहाँ भी दिखेगा वो गलत है। अब जो चौथा ऑप्शन है इसमें तीनों चीज़ें, पंक्तिबद्धता भी है, प्रतिवर्तता मतलब रिवर्सिबिलिटी, वर्गीकरण, ये तीनों चीज़ें बच्चा आसानी से कर सकता है। 8 से 9 वर्ष का बालक जो होता है, आप जीन पियाजे की जब तीसरी अवस्था देखेंगे कॉन्क्रीट एज तो उसमें ये चीज़ बताई गई है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 के
एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर और संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू करना स्टार्ट किया। 10 वस्तुओं के साथ उसने कहा कि इसमें 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कोई बच्चा है, उसने क्या किया, उसके पास जो सामान है उसको एक लाइन में रखा, पर वो क्या बता रहा है, ये 2 पेन है मेरे पास, 5 रबड़ है मेरे पास, 3 क्या है, शार्पनर है मेरे पास, पर वो उनका टोटल नहीं बता पा रहा, सम नहीं बता पा रहा है उनका। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है उससे? कक्षा 1 का बच्चा है तो ये सम बता पाने के अभी सक्षम ही नहीं होगा। और अगर देखें तो इसमें क्या होगा, ऑप्शंस के थ्रू जाएं, देखें कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे लिए। तो अमूर्त और असंगत क्रम, बच्चे में अमूर्त चिंतन की अभी जो कमी है वो दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। तो ये चीज़ सही है कि अमूर्त और असंगत क्रम, वो संगत क्रम मतलब वो एक सीक्वेंस में चीज़ों को आसानी से समझ जाएगा कक्षा 1 का बालक। अब अगले अगर ऑप्शन की बात करें तो स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत। स्थिर क्रम मतलब एक जो क्रम है वो स्थिर है, वहीं पे है। तो स्थिर क्रम अमूर्त सिद्धांत ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई क्रम स्थिर नहीं होता। एक संगतता का सिद्धांत, या भी गलत है। अमूर्त सिद्धांत अकेले अमूर्त सिद्धांत नहीं, ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है इसका कि अमूर्त और असंगतता का क्रम उसमें अभी नहीं डेवलप हुआ, इस वजह से उसको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? अगर बच्चा है, उससे आपने कहा कि 34 लिखे और उसने क्या किया, गलती से 43 लिख दिया, मतलब इकाई के अंक को दहाई की जगह रख दिया और दहाई के अंक को इकाई की जगह रख दिया। तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं? तो ये ऑप्शन में देखिए, आप इकाई के स्तंभों को लिखना सिखाएंगे। अगर हम बच्चों को मान लीजिए केवल इकाई का स्तंभ लिखना सिखा दें कि भाई 34 था, इसका 4 लिखना सिखाएं, इससे क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। दूसरा अगर ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन है, अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। कभी बच्चे पर प्रेशर नहीं करेंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा हमको हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना है। बच्चे को ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे की जिससे इच्छा बनी रहे पढ़ने के लिए। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। गिन तारा मतलब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग कहीं दिखे तो वो सही ऑप्शन है। हम चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है तो उस पर कंसीडर करते हैं, वरना इसी के साथ हम कंसीडर करेंगे। चौथा ऑप्शन है, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हीं सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बच्चे को ज़बरदस्ती थोपे। लर्निंग बाय डूइंग हमेशा सही होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के प्रति चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण मतलब बच्चे को जो है हम किसी चीज़ का फिगर बना के दिखाएं, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो पहला कथन क्या है कि प्रतिचित्रण के द्वारा स्थानिक चिंतन बढ़ता है। ये बात सही है कि हम बच्चों को अगर फिगर बना के दिखाते हैं तो उसको लगता है कि चीज़ें हो रही हैं, मतलब कैसे हो रही हैं वो पूरा समझ जाता है। प्रतिचित्रण और स्थानिक चिंतन, अच्छा प्रतिचित्रण अगर माने जैसे 1 2 3 हैं, ये भी तो सिंबल्स ही हैं, तो बच्चे को ये एक सीक्वेंस में ही तो याद होते हैं। क्यों याद होते हैं? क्योंकि ये सिंबल्स देख देख कर उसने रटे होते हैं, उसने देख देख के जो है याद किए होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे में जो चिंतन होता है वो हो जाता है कि 1 के बाद 2 ही आता है, उसके बाद 3 आता है, ऐसे हो जाता है। तो अब अगले ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, प्रतिचित्रण के द्वारा हम जैसे ये देखिए, आप ये कोई चीज़ है, इसमें ऐसे खींच दें तो इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि ये आधा हिस्सा अलग है, ये आधा हिस्सा अलग है। इससे अनुपातिक विवेचना को भी प्रोत्साहन मिलता है।
प्रतिचित्रण गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं, ये बात गलत है। प्रतिचित्रण के द्वारा जबकि गणित को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, ये बात भी सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है वो सत्य नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पदों में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? अगर हम आकृतियों की बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसी आकृति है जिससे प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप या पैटर्न, प्रतिरूप या पैटर्न के द्वारा तो हम पढ़ाते हैं। अभी प्रतिरूप प्रतिचित्रण की बात ही करी थी हमने कि आधा अवत होता है, तो प्रतिरूप या पैटर्न के द्वारा हम पढ़ाते हैं बच्चों को। कोणों के बारे में प्राथमिक स्तर पर जानकारी कम दी जाती है। सममिति, सममित मतलब इसके बारे में बताते हैं कि रेखा क्या होती है, कैसी होती है, या इस सारी चीज़ों को बताते हैं। चौपड़ के थ्रू भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें जो नहीं होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन इसका सही है कि इससे कोई कोणों से कोई संबंध नहीं होता प्राथमिक स्तर पे। अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों में से हमें सही बताना है कौन सा है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना, गणित के खेल के द्वारा गणित की सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को देखते होंगे आप रेक्टेंगल्स के थ्रू, आजकल खेल में हम ज़मीन पे कुछ रेक्टेंगल्स बना देते हैं, और उससे क्या होता है, हम बच्चों को फुदक कर जाने के लिए कहते हैं, उससे बच्चे क्या करते हैं, टेबल्स याद कर लेते हैं, काउंटिंग से याद कर लेते हैं। तो ये सही चीज़ है कि गणितीय खेलों के द्वारा गणित की जो सकारात्मक अभिवृत्ति है इसको विकसित कर सकते हैं। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करना, ये भी सही है कि गणित और जो प्रतिदिन के विचार हैं उनके बीच में हम संबंध स्थापित कर पाते हैं गणितीय खेलों और पहेलियों के द्वारा। तीसरा है इसमें पॉइंट, गणित को आनंददायक बनाने में। जी हाँ, गणित को अगर हम बच्चे को खेल में गणित सिखाते हैं तो बच्चा बहुत ही आराम से सीख जाता है गणित को, उसे बोरिंग नहीं लगता है। चौथा अगर देखें इसमें पॉइंट, तो चौथा पॉइंट यह है कि समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। जी हाँ, अगर बच्चा खेल में या पहेलियों के थ्रू गणित को सीख रहा है तो वो समस्या समाधान का कौशल उसमें बहुत जल्दी डेवलप होता है। अगर आप बात करें उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है उसका चयन करना है, तो ये इसमें क्या 1 2 3 तीनों सही है, पर 1 2 3 चारों सही है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों क्षेत्रफल समान हैं? पहले ऑप्शन को देखें तो किसी कागज़ को मोड़ने के प्रयोग से। अगर हम बच्चों को कागज़ को मोड़ कर दिखाएंगे फोल्ड करके, तो हो सकता है कभी हमारा कागज़ कम मुड़े, ज़्यादा मुड़ जाए, देखिए ना, तो इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये गलत है। दूसरा देखें, पैमाने के प्रयोग से। पैमाने का प्रयोग यहाँ पे कहाँ आ जाएगा भाई? तीसरा, जियो बोर्ड के प्रयोग से। जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे, पर जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं किसी आकृति को अनुभूति कराने के लिए, किसी चीज़ को अनुभूति कराने के लिए, ये नहीं कि उसको अनुभव दूसरे दिखाई नहीं दे रहा है और हम उसके बारे में उसके क्षेत्रफल की जानकारी दे दें। ऐसा जियो बोर्ड के थ्रू हम नहीं कर पाते हैं। ग्राफ पेपर के प्रयोग से। जी हाँ, ग्राफ पेपर होता है ऐसे ग्राफ पेपर के थ्रू आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको ऐसे मिला दिया तो बताया कि ये जो है ये आपका क्या है, एक आयत है। इसी के समांतर एक हमने क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज। आयत खुद एक समांतर चतुर्भुज होता है और हमने इसके समांतर बना दिया, और अब हमने इन दोनों के क्षेत्रफलों की तुलना करना बता दिया बच्चों को। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। ग्राफ पेपर्स के थ्रू आसानी से समझता है बच्चा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है, गणित में उच्चतर आमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। गणित में उच्चतर और आमूर्त की तैयारी करना, ये गलत है। कभी अमूर्तता
जो दिखाई न दे ऐसी चीज़ों के बारे में एनसीएफ बहुत कम बात करता है। तो एनसीएफ में अगर आपको अमूर्त या बहुत कठिन लेवल पे लेके जाने का कहा जाए कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें बतानी है बच्चों को, तो यह गलत होता है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है, कौन सा सही नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव से जुड़ा हुआ बनाना, सही है। तीसरा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। चौथा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। क्योंकि जो एनसीएफ कहता है वो कहता है कि लॉजिकल चीज़ें बताई जाएं, बच्चों को लॉजिकली चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकली चीज़ों को बताया जाए। तो इसका ये जो लास्ट के 3 ऑप्शन है ये सही है, और इसका जो नहीं सही है वो है पहला। तो हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 29,503 में स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर बताइए। ये 29,503 है, इसमें 5 का जो 5 की वैल्यू है ये बतानी, 5 की क्या वैल्यू होगी। तो 5 किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 है सैकड़े के स्थान पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 500। क्योंकि अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर कोई अंक इस इकाई के स्थान पे है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, अगर दहाई के स्थान पे है तो उस पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, अगर वो सैकड़ा के स्थान पे है तो उस पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, अगर वो 1000 के स्थान पे है तो उस पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये होती है प्लेस वैल्यू। अगर यही बात करें हम फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या होती है, जो दिख रहा है, जो सामने से आपको संख्या दिख रही है वही संख्या की फेस वैल्यू है। नंबर की वही फेस वैल्यू होती है जो नंबर स्वयं में है। तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 7 भले दहाई के स्थान पर है, पर अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 7 ही है। हमने 500 में, अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है अंतर, दोनों के मान में अंतर। तो 500 में 7 को घटाया तो कितना बचा, 493। 500 में आप 7 को घटा कर देख लीजिए, उसमें 493 ही बचता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है ये 328। इसमें क्या है, 28 जो है वो इकाई है, प्लस में 28,000 है, प्लस में डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि क्या है। तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। इस संख्या को देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि क्या होगी, ये दहाई के स्थान पर क्या आने वाला है, दहाई में क्या होगा। तो दहाई की जगह पर क्या आ सकता है, यह हम आपको सोल्यूशन आप देख रहे होंगे। माना रिक्त स्थान की जगह पर हमने क्या मान लिया, एक्स यहाँ पे मान लिया। जो ये संख्या है 3,28,000, ये जो है पहले क्या लिखा है, इकाई के जगह पर कितना 28। अब देखिए इकाई के बाद 1000 पे इनने लिखा है 28,000, तो 28 इंटू 1000 अगर हम करेंगे तो यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 10x, देखिए प्लस दहाई, हमने x माना था, दहाई के स्थान पे क्या होता है, दहाई 10 होता है ना, इकाई दहाई, तो यहाँ पे हमने 10x मान लिया ना। अब 10x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3028 और ये 28,028 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2000। 2000 को जब हम 10 से भाग देंगे तो 200 बचेगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखते हैं, आगे की बात करें तो आगे जो है 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट। तो इसमें डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू, मान लिया डॉट के स्थान पर x हमने मान लिया, x मान लेते हैं। आप x की जगह कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी चर मान सकते हैं, जो चल सके वो चर होते हैं। मतलब कोई भी आप ABCD मान लीजिए, उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपकी। आप संख्या नहीं मानिए, क्योंकि संख्या से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। संख्या भी सकते हैं अगर आप सक्षम है इस चीज़ में कि हम बता देंगे कि 1 की वैल्यू इतनी आ रही है, तो आप ये 1 भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल x ही मानिए। अब x को जब देखेंगे तो हम इसका जो पक्षांतर करेंगे तो 603 इंटू 28 जो लिखा है बटे में क्या आ जाएगा इसका, 63 इंटू 4, क्योंकि ये x के बराबर है ना। अब यहाँ से काटे अगर इसको तो 4 सत्ता 28 और 7 से काटे तो 7 9 63, 9 से इसको काटे तो 9 6 के 54, 9 7 63, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आप देख पा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। सीटेट में कोई बहुत बड़ी तोप मारने की चीज़ नहीं है।
आप अगर एसएससी के टीचर से पढ़ेंगे सीटेट के लिए तो फिर आप गलत दिशा में। भाई अगर बीमार हैं आप तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना जो जिसका स्पेशलिस्ट है। आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो सीटेट के टीचर्स को पढ़ देखिए। आप फर्जी में लगे पढ़े हैं, एसएससी के टीचर्स को देख रहे हैं, आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके वहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आने जो आपको वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 3:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। कोई ट्रेन है जो हैदराबाद से चल रही है। हैदराबाद से वो कब चलती है? दोपहर में 1:15 पर चलती है और बेंगलुरु आज सुबह 7:30 बजे पहुंच जाती है। तो वो पहले दिन कितना चली? पहले दिन टोटल कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों में से उसने पहले दिन जो चले वो थे 13 घंटा 15 मिनट से वो शुरू हुई थी। तो यहाँ पे आप इनको माइनस करेंगे तो ये 10 घंटा 45 मिनट बचेगा। अब ये 10 घंटा 45 मिनट का समय इसने शुक्रवार को चला। फिर इसे शनिवार को कितना चल रही? शनिवार को 12 के बाद, मतलब रात्रि 12 के बाद या सुबह 7:30 तक चल रही है, तो 7.5 घंटा हो गए। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कुल समय इसका आएगा 18 घंटा 15 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट में। एक ट्रेन का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। आप जब भी क्वेश्चन करें तो हमेशा समय को 24 घंटे मिले, क्योंकि रेलवे का जो मानक समय वो 24 घंटे होता है। तो 24 में से जो समय कहा जाए वो घटा दें, उससे आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या में गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? योग का क्रम विनिमय गुण। योग का क्रम विनिमय गुण मतलब योग में 2, 3, 5, इससे गुणा का क्या फ़ायदा? गुणन का तो यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा है इसमें गुणन का क्रम विनिमय गुण, मतलब गुणन का क्रम विनिमय गुण अगर देखें तो 2 × 3 × 5, इससे क्या होगा? इससे कुछ होगा? इससे भी बच्चों को आसानी से नहीं समझा सकते हैं। गुणन का योग पर वितरण के प्रारूप में, गुणन जो है वो योग के वितरण के प्रारूप में बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 15 × 2, इससे क्या होता था? 30 आता था आपका ऑप्शन। तो 30 इसका आंसर आता था, पर हम बच्चे को ऐसे सिखाए 10 + 5 × 2, इससे भी तो 30 ही आना है, इससे भी तो भाई मेरे 30 ही आना है। तो इससे बच्चा क्या होगा? इससे बच्चे को आसानी होगी और वह यह सीखेगा कि हम इसको जो है तोड़ मरोड़ करके भी गुणा कर सकते हैं। गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में ये भी गलत है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है गणित से भयभीत होने और उसमें सफल ना होने के लिए, स्थल नहीं होता है सफल होगा, यहाँ पे क्या होगा? सफल, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। सफल ना होने के लिए निम्नलिखित में से किसे कारण नहीं माना जा सकता है? अगर आप गणित से भयभीत हैं और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कारण है जो जिम्मेदार नहीं है? पहला कारण है कक्षा के अनुभव। इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि कक्षा के अनुभव से क्या होता है कि हो सकता है बच्चे को दिक्कत आ रही हो गणित समझने में, गणित में भय उत्पन्न हो रहा है, कक्षा का माहौल, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट उतना अच्छा न बन पा रहा हो जिससे बच्चा गणित को आसानी से समझ सके। प्रतीकात्मक संकेतों के द्वारा, मतलब वो हो सकता है कि गणित के संकेतों को ना समझ पाता हो, कि प्लस की जगह इंटू कर देता हो, इंटू की जगह प्लस कर देता हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा, गणित की संरचना, गणित के संरचना के बारे में भी उसे अडेप्ट हो सकता है, कोई भी हो। लैंगिक भेद, पर यह वाजिब कारण नहीं है कि कोई स्त्री है या पुरुष है इससे उसको गणित में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। गणित में दिक्कत स्त्री या पुरुष होने के कारण नहीं हो सकती है। तो ये जेंडर बायस, और सीटेट में जेंडर बायस बिल्कुल नहीं काम करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि लैंगिक भेद, ये वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण में कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है जियो बोर्ड,
पहला है जियो बोर्ड, दूसरा मोती की माला, तीसरा ग्राफ पेपर, चौथा गिनतारा। अगर हम बात करें जियो बोर्ड की, तो जियो बोर्ड के थ्रू हम क्या बच्चे को दशमलव की संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं? ऐसा नहीं है, जियो बोर्ड के थ्रू नहीं करा सकते। मोतियों की माला, मोती की माला को आधा करके तो बच्चे को सिखा नहीं देंगे कि उसको दशमलव में सिखा देंगे। तीसरा ग्राफ पेपर, हाँ ग्राफ पेपर के थ्रू सिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइंस आपको ने देखे होंगे बीच बीच में छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, इनके थ्रू आसानी से बच्चों को सिखाया जा सकता है। गिनतारा, गिनतारा को भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही होगा? बस, तो आज की इस क्लास में इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। जुड़े रहिएगा आगे मेरे साथ, आगे के सीटेट क्लासेस में, मैथ्स की क्लासेस जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाली हैं। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।